आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय भैंसोजी। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 के अध्याय 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पूर्णांक। पहले हमने प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं ज्ञात करना सीखा है। देखिए, यदि हमारे पास कुछ कलर है और हम उन्हें गिनते हैं तो हम इसकी गिनती 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। और हम जो भी हमारी प्रकृति में वस्तुएं हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, उन्हें हम गिनने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे हमारे नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं हैं। आप इन्हें इस प्रकार लिखते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो हमारी गिनती जहां से शुरू होती है वो 1। हम किसी भी दी हुई प्राकृत संख्या में 1 जोड़कर उससे अगली संख्या को ज्ञात करते हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। इस प्रकार ये अनगणित है। उसके बाद हमने पूर्ण संख्याओं को पढ़ा था। मेरे पास जो ये कलर है, आपने अभी देखा हमारे पास 7 कलर हैं, और ये मैं 7 के 7 कलर किसी को दे दूं तो मेरे पास कितने कलर बचेंगे? आप कहेंगे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा या एक भी कलर नहीं बचेगा। इस कुछ नहीं को हम गणित में 0 से दर्शाते हैं। यानी पूर्ण संख्या हमारी कहां से शुरू हुई? वो 0 से शुरू हुई, और प्राकृत संख्याओं के साथ इसे हम मिला दें तो हमारी पूर्ण संख्याएं बनती हैं। ये जो संख्याएं हैं ये भी हमें एक एक जोड़कर अगली संख्या को प्राप्त होती है। 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। इस प्रकार हम अगली पूर्ण संख्या को ज्ञात करते हैं। और प्राकृत संख्याओं की तरह भी ये जो संख्याएं हैं ये भी अनगिनत संख्याएं हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए, सरिता पिकनिक पर जाना चाहती है और उसे 10 केलों की आवश्यकता है, परंतु उसकी मां के पास 8 केले हैं और सरिता कहते हैं कि वो पिकनिक पर 10 केले लेके जाएगी। उसकी माता जी क्या करेंगे? 8 केले उनके पास हैं और 2 केले वो उधार लेकर आती हैं और सरिता को 10 केले देती है। परंतु जो ये 2 केले हैं ये उन्हें बाद में वापस करने हैं। जब वो दोबारा मार्केट में जाती हैं तो केले खरीद कर जो लाती हैं, जहां से वो उधार लाए थे उनको वो 2 केले देती हैं। ये 2 केले उनके ऊपर एक ऋण के रूप में था। इसी प्रकार का और उदाहरण हम लेते हैं। हमें कई बार 2 स्थितियां देखने को मिलती हैं। यदि हम कोई वस्तु 100 रुपए की लाते हैं और 120 रुपए की बेचते हैं, हमें 20 रुपए का लाभ होता है। यहां एक स्थिति है जिसमें हमें 20 रुपए का लाभ है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? हम 100 रुपए की वस्तु को 80 रुपए में यदि बेचते हैं, यहां हमारे पास 20 रुपए की हानि होती है। यहां पर लाभ और हानि ये दोनों ही विपरीत स्थितियां हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस 20 रुपए को हम कैसे दर्शाएंगे? यहां पर यदि हम लाभ और हानि ना लिखें तो इनमें अंतर कैसे करेंगे कि लाभ के लिए कौन सा 20 रुपए है और हानि के लिए कौन से 20 रुपए हैं? चलिए आइए हम इसे एक एक्टिविटी की सहायता से देखते हैं। सरिता और रेणु एक गेम खेलती हैं। वो एक पट्टी बनाते हैं जिस पर 0 से आगे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। आप भी इस तरह की एक पट्टी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने 0 से 25 तक की संख्याएं लिखी हैं और ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। उन्होंने भी एक पट्टी ली और उस पर संख्याएं लिखी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक गेम खेलते हैं और उन्होंने इसके लिए 2 डाइस का प्रयोग किया। आप देख सकते हैं इस प्रकार की डाइस आपने सांप सीढ़ी के गेम में भी ली होंगी। सबसे पहले सरिता और रेणु यह निश्चय करती है कि पहले वे एक डाइस का प्रयोग करेंगे।
जिसमें वे किसी भी एक रंग की डाइस लेंगे। यहां पर हम लाल डाइस को लेते हैं। लाल डाइस फेंकने पर जो नंबर आएगा वो उसमें उसी नंबर पर आगे जाएंगे। उसके बाद वो दूसरे रंग की डाइस लेंगी। जो नंबर दूसरे रंग की डाइस पे आएगा वो पीछे की तरफ उस नंबर को लेंगी। सबसे पहले सरिता ने शुरू किया और सरिता ने डाइस को फेंका, उसके पास 5 नंबर आया। तो आप क्या बता सकते हैं कि सरिता अपनी गोटी को कहां रखेगी? वो 5 पर रखेगी। यहां पर सरिता की गोटी होगी। उसके बाद बारी आती है रेणु की। जब उसने डाइस को लिया तो उसके पास मान लीजिए 3 नंबर आया और रेणु अपनी गोटी को 3 नंबर पर रखती है। उसके बाद वो दूसरे रंग की डाइस का प्रयोग करते हैं और मान लीजिए सरिता के पास 3 नंबर आता है तो सरिता को 3 स्थान पीछे जाना है। यहां पर उसकी गोटी है 1 2 3, तो सरिता यहां से 3 स्थान पीछे हटती है और 2 पर आ जाती है। रेणु की गोटी 3 पर है और मान लीजिए उसने अपनी डाइस को फेंका और उसके पास दूसरे रंग की डाइस में 4 आता है। 4 आने पर उसे 4 स्थान पीछे जाना है और वो यहां से शुरू करती है 1 2 3, अपनी गोटी को यहां पर रखती है। परंतु सरिता कहती है कि उसे 4 स्थान पीछे जाना है, जबकि यहां से 1 2 3 ही स्थान उसके बनते हैं। परंतु 0 से आगे कोई भी संख्याएं नहीं है। वो इसके लिए निश्चय करती है कि हम दूसरे रंग की पट्टी को उस पर लगा देते हैं और वो उस पर संख्याएं लिखेंगे और वो निश्चय करती हैं वो इसे किसी दूसरे रंग से रंग देगी ताकि पीछे जाने वाले अंकों को आसानी से दिखा सके। परंतु उनके पास रंग नहीं है। क्या आप बता सकते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? इसके लिए रेणु एक सुझाव देती है। वो कहती है इस पर हम दूसरे चिन्ह बना देते हैं और आपको याद होगा ये हमारे घटा के चिन्ह हैं जिन्हें हम माइनस के साइन कहते हैं। उसके बाद उन्हें बड़ी आसानी होती है। रेणु को जो गोटी 0 पर रखनी थी वो अब यहां पर रखेगी, जिससे कि उसके 3 के बाद 4 स्थान पूरे होंगे, 1 2 3 4। और इस प्रकार आप देखते हैं जब हमें 0 से पीछे की तरफ जाना है तो हम माइनस के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आप अपने लिए भी ऐसा एक गेम बना सकते हैं जो कि हमने बनाया हुआ है। आइए देखते हैं इसे हम किस प्रकार खेलेंगे। अब हम देखते हैं इस गेम को हम किस प्रकार खेलेंगे। सबसे पहले 2 गोटियां लेंगे जो 0 पर रखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक सफेद कलर की और एक नीले कलर की डाइस है। सफेद कलर की डाइस पर जो नंबर आएगा हमें धनात्मक संख्याओं की तरफ जाना है और जो नीले कलर की डाइस पर नंबर आएगा उसके अनुसार हमें ऋणात्मक संख्याओं की तरफ जाना है। सबसे पहले नीले रंग की गोटी वाले खिलाड़ी ने खेलना शुरू किया और सफेद गोटी पर उसे 6 अंक मिला। अब वो 0 के बाद 6 अंक आगे चलेगा, 1 2 3 4 5 6। अब हरे रंग की गोटी वाले खिलाड़ी की बारी है, उसके पास 5 आया। अब वो 5 स्थान आगे जाएगा, 1 2 3 4 5 और उसकी गोटी 5 पर होगी। अब नीली रंग की गोटी की बारी है। सबसे पहले वाले खिलाड़ी के पास 5 आया। अब वो 5 स्थान पीछे की ओर जाएगा, 1 2 3 4 5। अब दूसरे खिलाड़ी की बारी है, उसके पास 5 आता है और वो भी 5 स्थान पीछे की ओर जाएगा, 1 2 3 4 5। वो 0 पर पहुंच जाएगा। दोबारा से सफेद गोटी की बारी है, उसके पास 3 आया तो वो 3 स्थान धनात्मक चलेगा, 1 2 3। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी की बारी है, उसके पास
6 आया है। अब हरी गोटी वाला खिलाड़ी 1 2 3 4 5 6 स्थान चलकर 6 पर पहुंचेगा। अब नीली गोटी की बारी है, 5 आया है तो ये नीली गोटी है जो 1 2 3 4 5 स्थान पीछे की ओर जाएगी। अब हरी गोटी वाले खिलाड़ी की बारी है, उसे 5 मिला है, 1 2 3 4 5, वो 1 पर चला जाएगा। जो भी खिलाड़ी पहले -24 या -24 पर पहुंचेगा वह इस खेल को जीत जाएगा। आपने देखा सरिता और रेणु ने माइनस का चिन्ह बनाकर अपने खेल को पूरा किया और हम देखते हैं कि 0 से दाईं ओर हमारे पास संख्याएं इस प्रकार बढ़ती हैं, 0 1 2 3 4 5 और इस प्रकार आगे चलती रहती है। 0 से बाईं ओर यदि हम चले -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार हम इन्हें लिख सकते हैं। और जब हम पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को मिला दें तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं। पूर्ण अंक यानी कोई भी अंक इनमें 1/2 1/3 इस प्रकार नहीं होगा। हमें उन विपरीत स्थितियों को समझना है जिसके लिए हम प्लस की संख्याओं को और माइनस की संख्याओं को प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इन्हें हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। और जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह होता है उन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। 0 से दाईं ओर हमारी धनात्मक संख्याएं होंगी, 0 से बाईं ओर हमारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। अब हम स्थितियों को देखते हैं कि हमें धनात्मक संख्याओं का प्रयोग कब करना है और ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग कब करना है। आप देखिए हमारे पास मार्कर है और ये एक गिलास है जिसमें पानी डाला हुआ है। यदि हम मार्कर को गिलास में डालते हैं, मार्कर का कुछ भाग पानी के अंदर है और कुछ भाग पानी के बाहर है। यदि हम दोनों भागों की लंबाई अलग अलग से निकालें और हमें ज्ञात करना हो कि मार्कर की कुल लंबाई कितनी है, हमें दोनों ही स्थितियां विपरीत मिली हैं। एक भाग में पानी के ऊपर की लंबाई है और एक भाग में पानी के नीचे की लंबाई है। मार्कर की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें दोनों ही भागों की लंबाई को जोड़ना होगा। अब आप देखिए, भार में वृद्धि होती है तो उसकी विपरीत स्थिति क्या बनेगी, भार में कमी। खाते में पैसे जब हम जमा करवाते हैं, आपने पासबुक को अवश्य देखा होगा, उसमें क्रेडिट और डेबिट 2 शब्द होते हैं। क्रेडिट का मतलब जो जमा राशि हमने करवाई है और डेबिट का मतलब जो राशि हमने निकलवाई है। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार हम इसका प्रयोग करेंगे। मान लीजिए 6 महीने में आपके भार में 10 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, तो उसे हम धनात्मक पूर्णांक के रूप में व्यक्त करेंगे। और यदि किसी के भार में 12 किलोग्राम की कमी हुई है तो हम उसे ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में व्यक्त करेंगे। खाते में पैसे जमा करवाने हैं तो हमारे खाते में पैसे जुड़ेंगे। मान लीजिए आपने 500 रुपए जमा करवाए हैं तो हम उसे धनात्मक पूर्णांक के रूप में दर्शाएंगे। और यदि आप 500 रुपए निकालते हैं तो उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में दिखाएंगे। इससे हमें स्पष्ट होता है कि हमारे खाते में पैसे की कमी हुई है। हम अक्सर स्थानों के तापमान की बात करते हैं। गर्मियों में हमारे स्थानों का तापमान अधिक हो जाता है। हम सुनते हैं कि उस शहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, किसी शहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, किसी शहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तापमान में गिरावट शुरू होती है और हम सुनते हैं कि
किसी किसी स्थान का तापमान शून्य से भी नीचे है। इस शून्य से नीचे को समझने के लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। संख्या रेखा, जिसे हम इंग्लिश में नंबर लाइन कहते हैं, ऐसी रेखा जिस पर हमने संख्याओं को लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 0 से दाईं ओर जमा की संख्याओं को लिया है। इसे हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और शून्य से बाईं ओर हमने ऋणात्मक संख्याओं को लिया है और इन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जैसे जैसे हम शून्य से दाईं ओर चलते हैं हमारी संख्याएं बढ़ती जाती हैं। शून्य के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और जैसे जैसे हम शून्य से बाईं ओर चलते हैं हमारी संख्याएं घटती जाती हैं। शून्य के सबसे नजदीक -1 है, यानी -1 जो है हमारा सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। उसमें से एक और कम करने पर हमें -2 प्राप्त होगा, एक और कम करने पर हमें -3 प्राप्त होगा। इस प्रकार जितना हम शून्य से बाईं ओर चलेंगे हमें छोटे ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होंगे। आपको ध्यान रखना है, शून्य से दाईं ओर हमारे धनात्मक पूर्णांक है और शून्य से बाईं ओर हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है। अब आपने परवर्ती और पूर्ववर्ती अवश्य पढ़ा। हमें याद रखना है कि किसी भी दी हुई संख्या में एक जोड़ने पर उसका परवर्ती ज्ञात करते हैं और किसी भी दी हुई संख्या में से एक घटाकर हम उसका पूर्ववर्ती ज्ञात करते हैं। आप यदि एक का परवर्ती ज्ञात करना चाहते हैं तो एक में एक जोड़कर 2 ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप -2 का पूर्ववर्ती ज्ञात करना चाहते हैं तो इसमें से एक घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। पूर्णांक में हमारे पास किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को जोड़कर पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। यदि हमें संख्या रेखा पर कोई पूर्णांक दर्शाना है, मान लीजिए हमें जमा 5 को दर्शाना है, तो ये हमारी धनात्मक संख्या है। 0 से 5 इकाई दाईं ओर, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा जमा 5 होगा। यदि हम इससे आगे की संख्याएं दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए हमें जमा 10 दिखाना है, तो 0 से 10 इकाई हम दाईं ओर चलेंगे। हमें -3 दर्शाना है तो हम 0 से बाईं ओर चलेंगे 3 स्थान, 1, 2, 3, तो ये हमारा होगा -3। जो भी संख्या हमें ऋणात्मक रूप में दर्शानी है हम बाईं ओर चलेंगे और जो धनात्मक रूप से दिखानी है उसके लिए हम दाईं ओर चलेंगे। दिए हुए पूर्णांकों के बीच यदि हमें पूर्णांक बताने हैं तो संख्या रेखा से आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। 0 और -7 के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। इसके लिए हम 0 से बाईं ओर अधिक संख्याएं ले लेंगे क्योंकि हमें ऋणात्मक पूर्णांक की आवश्यकता है और हम 0 से दाईं तरफ की कम संख्याओं का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें जिन पूर्णांकों की आवश्यकता है हम उसी के लिए अनुसार संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 0 यहां है और -7 हमारे पास यहां है। इनके बीच की जो संख्याएं हैं हम यहां से देखें, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो आप संख्या रेखा की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि आपके पास कितने पूर्णांक 0 और -6 के बीच में है। जब आपको ऋणात्मक संख्याएं चाहिए तो आप ऋणात्मक संख्याएं अधिक ले सकते हैं। जब हमें धनात्मक संख्याओं की आवश्यकता है हम 0 से दाईं ओर की संख्याएं संख्या रेखा पर अधिक लेंगे। -4 से छोटे 2 पूर्णांक हैं। अब -4 आप देख सकते हैं हमारे पास यहां है। दाईं ओर की संख्याएं बड़ी होती हैं, बाईं ओर की संख्याएं छोटी होती हैं। -4 से हमें बाईं ओर की संख्याएं लेनी है। -5, -6, -7, -8, -9, ये सभी हमारी -4 से छोटे पूर्णांक हैं। हम किसी भी पूर्णांक को इसमें लिख सकते हैं। हम -5 और -6 को लिख देते हैं। जब हम बड़े पूर्णांकों की बात करते हैं
तो आप देखिए -2 से बड़े 4 पूर्णांक लिखिए। यहां हमारे पास -2 है, उससे दाईं ओर जो भी हमारे पास पूर्णांक होंगे वो -2 से बड़े होंगे। यहां पर हम -1, 0, 1, 2 इनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें 4 से अधिक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, हम 2 से दाईं ओर की संख्याओं को ले सकते हैं। इस प्रकार आपको पूर्णांकों के बारे में ध्यान रखना है।